आरएसएस के 100 साल पूरे जैकी श्रॉफ, सलमान खान, अक्षय समेत कई सितारे पहुंचे। आरएसएस प्रमुख पर पवन खेड़ा, संजय राउत बौखलाए। आरएसएस प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, बोले वीर सावरकर को मिलना चाहिए भारत रत्न। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। संघ के 100 साल पूरे होने को लेकर मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो 7 फरवरी से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो गया और आज भी ये कार्यक्रम जारी रहा। इस कार्यक्रम में कई सारे बड़े फिल्मी सितारे की मौजूदगी देखने के लिए मिली। बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान भी इस इवेंट में शामिल हुए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। सलमान का उस दौरान का वीडियो भी सामने आ गया। सलमान खान के अलावा हेमा मालिनी, रोनी स्क्रूटवाला, डायरेक्टर रितेश तिवारी, डायरेक्टर मोहित सूरी, रमेश तैरानी, बोनी कपूर, ओम राउत, विपुल शाह और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के कई अन्य लोग भी हिस्सा बने। संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज वर्ष पर आधारित एक कार्यक्रम कल से शुरू हुआ और आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है। बॉलीवुड के खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार भी आज आरएसएस के इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में विक्की कौशल, अनन्या पांडे के अलावा प्रोड्यूसर करण जौहर को भी देखा गया। वह अनन्या पांडे के साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। करण जौहर भी भारतीय पहनावे में कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में रखा गया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी के खिलाफ नहीं है, संघ राष्ट्र के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी विरोध किए अपना काम करते हैं। इवेंट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गलवान अभिनेता सलमान खान की तारीफ की, तो वहीं दबंग स्टार को इवेंट में बुलाने के बाद संजय राउत ने मोहन भागवत पर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्ष इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा बौखला गया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है आपको बता दें कि यूबीटी के नेता संजय राउत ने सवाल उठाए और ये कहा कि सलमान खान मशहूर अभिनेता होने के नाते मंच पर बुलाया गया था या दूसरे मुसलमानों का भी संघ में जो है स्वागत किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम था इसे लेकर मुझे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में जाने के कारण मैं नहीं जा सका, वरना मैं भी जाता। मुझे पता चला सलमान खान मंच पर थे, क्या सलमान खान का स्वागत था? एक बड़े बॉलीवुड स्टार को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था या आपसे संघ में मुसलमानों के लिए खुला निमंत्रण है? क्या सिर्फ सलमान खान को मंच पर बुलाया गया था या आपसे संघ की शाखाओं में मुसलमानों का भी स्वागत है? अगर मोहन भागवत जी इस बात का स्पष्टीकरण देते तो बेहतर होता, क्योंकि जिस तरह से कुछ समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और देश फैलाया जा रहा है, उसमें संघ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मोदी, फडणवीस, अमित शाह और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति करने वाले सभी लोग मूल रूप से संघ से है। सलमान खान और अन्य कलाकारों के बारे में मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सलमान खान तक सीमित है कि वो एक बड़े कलाकार है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि सलमान खान भी हमारे मंच पर आए थे? अभी सत्ता है, कल जब सरकार गिर जाएगी तो क्या सभी लोग से हमारे मंच पर आएंगे? ये बहुत ही हास्यास्पद सवाल है। बाद में आपस में चर्चा के दौरान मैंने सुना कि हम क्या करेंगे भाई, हमें तो जाना ही होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी इस मामले पर बयान है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। भाई उनका कहना, वो किसे हिंदू कह दें, किसे हिंदू ना कह दें, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनकी बातों पे कैसे यकीन कर लिया जाए? हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहता है वो सिर्फ मुसलमान है और भारतीय मुसलमान है। आप उसे किस नाम से पुकारते हैं आरएसएस के लोग, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आरएसएस और प्रमुख के दिल में मुसलमानों के लिए कोई इज्जत नहीं है। कहने में क्या परेशानी है आपको कि भारत के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख और ईसाई भी रहता है। आप उन सबको अगर हिंदू कहते हैं तो आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये हरगिज भी सच नहीं हो सकता। मुसलमान अपनी आइडेंटिटी नहीं खो सकता। आरएसएस चाहती है कि मुसलमान आइडेंटिटी खो दे, ये संभव नहीं है। देखिए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना एक अलहदा चीज़ है। मोहन भागवत जी अगर कांग्रेस में किसी भी नेता को खाने पे बुला लेंगे, हम चले जाएंगे बातचीत करने के लिए, इसमें कहाँ इनकार है। उन्हें हम बुलाएं, वो आना चाहें, हमारे यहाँ आके खाना खा लें, लेकिन हम राशिद अल्वी ही रहेंगे और वो मोहन भागवत ही रहेंगे। उनका धर्म हिंदुइज्म रहेगा और हमारा इस्लाम रहेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और जहाँ तक सलमान खान के जाने का ताल्लुक है, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक फिल्मी आदमी है। भारत का जो माहौल है, जिसके अंदर खौफ, डर बीजेपी की सरकार उन्हें पैदा कर रखा है, उसमें तो किसी भी आदमी को वो बुलाएंगे जो बॉलीवुड का है, वो चला जाएगा डर के मारे। ये फैसला सलमान खान का है
और मुझे यकीन है कि उनका आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि राशिद अल्वी इस दौरान जो है बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि डर का माहौल है, चाहे एक्टर हो या कोई भी हो, जिस तरीके से बीजेपी ने माहौल बना रखा है, लोग डर से जो है इस इवेंट्स में जाने के लिए बाध्य हैं और इसीलिए तमाम चीजें होगी। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा ये कहा गया कि सावरकर को अगर अवार्ड दिया जाता है, उन्होंने कहा था कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इसका सम्मान और बढ़ेगा। इस बात को लेकर भी विपक्ष बौखला गई। पवन खेड़ा ये कहते नजर आए कि आखिर किस तरीके का बयान दे रहे हैं, सावरकर को अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो आखिर उन लोगों की आत्माओं का क्या होगा, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने अपने लिए जो है देश के लिए, भारत के जो है फ्रीडम के लिए अपनी बलिदान दिया है, उन लोगों का क्या होगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा बयानबाजी देखने के लिए मिली। तो वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कई सारी चीजों को लेकर बयान दिया, तमाम मुद्दे पर जो है वो बोलते नजर आए और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि भाषा को लेकर हाल फिलहाल में काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। तो उन्होंने इस बात से कहा कि भाषा कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम सब एक है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है। इसे कैसे दूर करना, भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है, ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है। लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना, ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना होता है। इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता और बातों को उभारने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, हो जाती है, उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी, उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलते रहना चाहिए, भाषाभाषी लोगों के घर में जाना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, सुख दुख में भागदौड़ करनी चाहिए। और ऐसा जब होता है तो हमको भारत की एकता के पक्ष में पक्का होकर खड़ा रहना चाहिए। गुंडागर्दी का बंदोबस्त करने की ताकत समाज की चाहिए और गुंडागर्दी करने वाले करते हैं। गुंडागर्दी समाज का दुर्गुण नहीं होता है, ये ध्यान में रखकर किसी एक के करने का दोष उस प्रकार के सभी लोगों के माथे पर मढ़ना, ये भी गलत है। दोनों अतियों से बचना, बीच में चलना, सबको संभालना, ये इसका मार्ग है। अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं, संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डिपोर्ट करना है, पहले पकड़ो उसके बाद डिपोर्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार इसे लेकर लगातार काम कर रही है, इसे लेकर प्रतिबद्ध है और आगे भी इसे लेकर काम करती रहेगी। क्या कुछ कहना उनका घुसपैठ के मुद्दे पर, सुनिए। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है, डिटेक्ट और डिपोर्ट, ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या एसआईआर हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस, ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें, योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे, जो अपने देश का है
मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो इसका रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। ये हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये दो कारण हैं। और अर्थव्यवस्था में नवाचार की जहां तक, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको जो भी करना है प्रगति में, वो रोजगार उत्पादक होना चाहिए, रोजगार के लिए मारक नहीं होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही, एआई वगैरह जैसी, उसका परिणाम रोजगार कम होने में न हो, इसके लिए क्या करना? टेक्नोलॉजी तो आएगी, स्पर्धा के लिए हमको उसका मास्टर बन के उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। एआई आने नहीं देंगे, ये नहीं हम कह सकते। एआई आएगा, उसका उपयोग हम ऐसा करेंगे कि बिना रोजगार को धक्का लगाए हमारा चलेगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही बांग्लादेश के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। बांग्लादेश में जो स्थिति रही उस पर भी वो प्रतिक्रिया देते नजर आए। इस बात पर जोर दिया कि कोई भी रिलीजन फॉलो करे, कुछ भी करे, लेकिन हम सब एक है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम बांग्लादेश से ये चीज हम सीख रहे हैं कि हमें, अगर हम ऐसे रहेंगे कि हमें उसके साथ हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये चीज यहाँ तक भी आएगी। इसीलिए अभी से संभलना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगा। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। बांग्लादेश में जो घटना हुई, बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है। अगर एक हो जाते हैं तो वहां की राजनीति का उपयोग अपने भलाई के लिए कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक होना पड़ेगा। सौभाग्य है, इस बार उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे और लड़ेंगे। ये तो तय किया। अब लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। वो जितना जल्दी हो जाएंगे, बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहां रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन पहले समाज का बल खड़ा होना चाहिए वहां की। तो ये जहां है वहां ऐसे बल की आवश्यकता नहीं होती, और ये जहां नहीं है वहां ऐसा बल होने पर भी उपयोग नहीं होता। अपने देश में पहले से ही बहुत सारे बल है, अभी सबके नाम याद करना भी एकदम कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो करने के बजाय समाज में सजगता, समाज में सुरक्षा की तैयारी, छोटी छोटी बातें हैं। मैं बताता नहीं डिटेल, जानकार लोग जानते हैं, वो सिखा भी सकते हैं आप। सिविल डिफेंस का कोर्स भी चलता है। ये सब अगर ठीक रहे और हम में थोड़ा ये रहे, मलाकाय त्यासे, ऐसा नहीं मुझे क्या पड़ी है, ऐसा नहीं भाई, जो कुछ होता है मुझे भी पड़ी है, क्योंकि मुझ पर पड़ने वाली है, मैंने देखा नहीं। तो ये ध्यान में रखकर, सजग रहकर, सक्रिय रहकर समाज चले तैयारी के साथ, तो ये सब ठीक हम कर सकते हैं और किसी बल की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बाकी जनसंख्या के बारे में मैंने बताया, 3 कारण है प्रायोरिटी से: मतांतरण, घुसपैठ और फिर बर्थ रेट। सरकार विफल है वगैरह, ऐसा सरकार ने प्रयास ही अब तक नहीं किया था। 3-4 वर्ष पहले तक कोई विशेष प्रयास हुआ नहीं था। 3-4 वर्ष से प्रयास चल रहे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे, तो वो विफल नहीं होंगे ऐसा हमको लगता है। हम लेकिन कोऑपरेटिव रहे तो सब ठीक होगा। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो।
अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा सोचें। रिलीजन्स और कास्ट इश्यूज में प्रश्न करता है जसपाल भासिन जी, जितेंद्र सिंह चड्ढा जी। प्रश्न है, हिंदू सिख एकता के लिए आपके विचार क्या है? देखिए, हम भूल गए हैं एकता की बात। एक थे ही, अभी भी क्या है, रोटी बेटी व्यवहार सब चलता है ना। सिख घरों में मौने लोगों के घर की बहू ये है, केशधारियों के घर की लड़कियां इधर भी आती है, तो खून का रिश्ता है। पूजा एक अलग मानी जा सकती है। सिख रिलीजन के नाते सिख अलग है, उनके उस विशिष्टता को और मान्यता देनी चाहिए, वो अपना स्वभाव है। परंतु एकता कहने से थोड़ा लगता है कि अलग है, कि अलग नहीं है भाई। समाज के नाते हम सब लोग एक है। ये रिलीजन्स जो है, ये सब रिलीजन्स एक स्वभाव के हैं, और इसलिए हम रोज हमारा एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, उसमें इन सब का नाम लेते हैं हम। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञानदिश्रेष्ठ सर्वेशो हृदि सर्वदा श्रद्धेयो हृदि सर्वदा। ये पूरा अपना ध्यान नहीं दिया है, श्रद्धा पूर्वक उसको हृदय में धारण करो। श्री गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिख संतों की वाणी है क्या? पूरे भारत के संतों की वाणी है। औपनिषदिक जो धर्म है वही बताया गया है। और ठीक है, एक सिख पंथ के नाते आचार विचार कुछ रहते हैं, उसका अनुशासन पालन करने वाले सिख कहलाते, वो सिख है। बाकी लोग नहीं करते, वो सिख नहीं है। लेकिन समाज के नाते, राष्ट्र के नाते वो कभी दो थे नहीं। हिंद की चादर बने नवम गुरु साहब जी कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए। ये नाता रहा है एक दूसरे के लिए, उसका स्मरण रखे। तो एकता तो होनी चाहिए, सबकी एकता होनी चाहिए, एकता का थोड़ी विरोध है। लेकिन एकता नई लानी नहीं है, जो पुरानी है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको फिर से स्थापित करना है। हृदय में ये बात रखे कि ये सारी अलग अलग विशेषताएं अपने यहाँ है, उसका स्वीकार है, सम्मान है, उसकी मान्यता है। परंतु ये सब होने के बाद भी देश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते हम सब लोग एक हैं। ये ध्यान में रखेंगे तो ये बात होगी, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। जातिगत विषयों के प्रश्न है, उसमें प्रश्न करता है श्री 1000। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने धर्म को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी ईसाई हो या कोई मुसलमान हो, लेकिन अगर वो भारत में जन्मा है तो वो भारतीय है और वो एक ईमानदार भारतीय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसे हमें समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हम सब एक और इकट्ठे हैं। क्या कुछ और कहना है मोहन भागवत का, सुनिए। तो संघ की भूमिका ठोस रही है पहले से। पूना में वसंत व्याख्यान माला में हमारे तीसरे सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब देवरा जी का भाषण हुआ था। उसकी पुस्तिका है सामाजिक समरसता और हिंदू संगठन। तो फिर से स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। वो संघ की ठोस भूमिका है। संविधान सम्मत जितने आरक्षण है उन सबको उनके जन्म से संघ का समर्थन रहा है। जब तक जातिगत भेदभाव की भावना जाती नहीं और जातिगत भेदभाव की घटनाएं थमती नहीं, तब तक वो आरक्षण लागू रहना चाहिए। और वो थम गई ऐसा जो उनके शिकार है उनको लगना चाहिए कि अब वो भेद नहीं रहा, अब इसकी जरूरत नहीं।
और ये हो रहा है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब हमको मिल गया, अब हमको नहीं चाहिए, और जो जरूरतमंद है उनको दो, ये कहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन जब तक वो कहते नहीं कि अब जरूरत नहीं, तब तक चालू रहना चाहिए, ऐसा पक्का हमने कहा है। जातिगत भेदभाव ये जो है बात, तो उस भेदभाव के लिए जो जो कारण है वो सब जाने चाहिए। इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये स्पष्ट वाक्य है उसमें। हमने इस पर बहुत ठोस भूमिका ली है और हमको ये भी पता है, और आप भी जानो, कि व्यवस्था नियम से ठीक होने वाली ये बात नहीं है। कानून से ये बात ठीक होने वाली नहीं है। ये बात ठीक होगी केवल सद्भावना और केवल सद्भावना से। अपने समाज में कुछ हुआ, चलो जो हुआ बीत गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्ग गड्ढे में है, एक वर्ग ऊपर। अभी भी बदला नहीं है ये सब होने के बाद भी, क्योंकि वो प्रामाणिकता नहीं है। तो जिनके लिए प्रावधान किए गए वो अभी भी गड्ढे में ही है, जो दबंग है वो सब ले गए, ऐसा हो गया। तो जब तक ये है तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक समाज के हम अंग है, एक पैर और हाथ लूला है, तो शरीर स्वस्थ कहलाएगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? तो वो अगर होना है तो जो गड्ढे में गिरे हैं उनको अपने टखने पर खड़े होकर हाथ ऊंचा करना है बाहर निकलने के लिए, और जो ऊपर है उनको थोड़ा और झुकना है और उनको हाथ देना है, तभी तो सब आगे बराबरी में। अब ये बात कानून से नहीं होती, ये बात संवेदना से, समझदारी से होती है। तो हम ऐसा विचार करें कि 2000 वर्ष विषमता का दंश जिन्होंने झेला, उनकी जो स्थिति है उनको उससे बाहर लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मान लीजिए 200 साल हमने कुछ सहन किया, तो सौदा सस्ता ही है ना, महंगा नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए। वैसे तो आह्वान करेंगे देश के लिए प्राण त्याग दो, ये अपना देश ही है ना, प्राण नहीं त्यागने हैं भैया, बहुत बहुत थोड़ा छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ये समझदारी है तो इसका हल है, नहीं तो दोनों तरफ तर्क है, उसमें दोनों में दम है। लेकिन इसका निर्णय हो सकता है क्या? वो विषमता का दंश झेल रहे हैं, उनको विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। अभी भी घटनाएं चलती है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इधर नई पीढ़ी कहती है कि जो हुआ वो हमने तो नहीं किया, हम क्यों भुगते? और फिर जो घटनाएं को लिए नियम आप बनाते हो उसका दुरुपयोग भी होता है, ये भी सत्य है। अब इसका हल क्या है? दोनों तरफ का व्यवहार बदल जाए। व्यवहार क्यों बदलेगा? क्योंकि हम एक दूसरे के हैं। हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमको सब बातों को ठीक करना है। उसके लिए कुछ लेना है, कुछ देना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन पूरा समाज एक बनकर आगे बढ़ेगा। ये सद्भावना जब तक जागती नहीं तब तक इसका इलाज नहीं, वही हमको करना पड़ेगा। ये आएंगे, ऐसे तनाव के समय आएंगे, उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हो बात, समाज आपस में टूटकर एक दूसरे के सामने ना आ जाए, समाज में दो फाड़ न हो। समझदारी से चलो, ये बात सब लोगों में आए वो होगा। राजनीतिक लोग अपने हथकंडे इसलिए करते हैं कि समाज में चलते हैं। अमुक जाति के लिए अगर मैं आह्वान करता हूं मुझे वोट दो, तो जाति के लिए मुझे वोट मिलता है। मैं ब्राह्मण हूं, सब ब्राह्मणों ने मुझे वोट दो, ऐसा कहने से परिणाम तो होता है। तो परिणाम होता है तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे कल जात मिटानी है, लेकिन मैं सत्ता में हूं तो मुझे सत्ता में आकर मिटानी है। सत्ता में आना पहला काम है, उसके लिए समाज के मन में जात पात है, जात पात को मैं आह्वान करता हूं। अगर समाज के मन में इस आह्वान को कोई प्रतिसाद नहीं है, ऐसा कह के भी वोट नहीं मिलते, ये जब ध्यान में आएगा तो राजनीतिक लोग अपने आप बदल जाएंगे। वो बड़े जातिवादी है, ये गलत है, वो बड़े समतावादी है, ये भी गलत है, वो वोटवादी है। तो हमारा मतदाता सुबुद्ध हो, वो ऐसे छोटी छोटी बातों पर भड़क कर एक तरफ न जाए, संयम का व्यवहार करे, अपना समाज मानकर व्यवहार करे, सद्भावना से चले। समाज में अगर इस एकता का दर्शन होता है तो कल सब लोग दूसरी बात करेंगे।
इसलिए सद्भावना ही उसका इलाज है। और ऐसे प्रसंगों में जहां तनाव एकदम बढ़ जाता है, हम जैसे लोगों ने दिमाग ठंडा रख के चलना। यहाँ जवान पीढ़ी भी बैठी है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग भी बैठे, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मामला किसी की गलती, किसी की इसका नहीं है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कोई दोषी है या नहीं है, ये मामला नहीं। मामला है समाज के सद्भावना को बनाए रखने के लिए मन वचन कर्म कैसा होना चाहिए, वो प्रमोट करना ये हम सबका काम है, उससे होगा। और ऐसे करेंगे तो जात नाम की व्यवस्था नहीं है, आज अव्यवस्था है। ये भी बड़ा साहब ने उस भाषण में कहा है, क्योंकि एक काम एक जाति ऐसा था, अब तो ऐसा है नहीं। तो जात पात है कहां? स्वार्थों के लिए और राजनीति के लिए है। प्राण चले गए हैं, लाश हम ढो रहे हैं। तो जा रही उसको ठीक से उसको जाए करके पीटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगी, ठीक से जाए, जाते जाते नुकसान न करे, इतना हमको देखना है। जातिवाद का अंत संभव है, बस ये एक परिवर्तन आ जाए सद्भावना का, तो जाति भी चली जाएगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना और हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।